नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्लोरियस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं लीलाधर प्रजापत और मैं आपको इतिहास विषय पर अध्यापन कार्य करवाऊंगा। देखिए, इतिहास अपन इस क्लास में राजस्थान का जो इतिहास है उस राजस्थान के संपूर्ण इतिहास का सविस्तार अध्ययन करेंगे। परंतु इतिहास पढ़ने से पहले अपने को यह जानना आवश्यक है ये इतिहास क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है और कैसे यह जो इतिहास है वो जीवन के लिए उपयोगी है। ऑल ओवर कंपटीशन एग्जाम के अंदर है वह राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अपन उसी पर फोकस करेंगे। कौन सा टॉपिक अपने लिए परम आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक है जिस पर अपने को बेसिकली फोकस करना है, उन सब पर अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले ये इतिहास क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्थान हो, कोई गांव हो, वहां पर जाने से पहले उसकी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। उसका रास्ता कहां से जाता है, कैसा रास्ता है, उसकी जानकारी परम आवश्यक है। वरना आप बिना जानकारी के कहीं पर अगर जाते हो तो वो क्या है, मुश्किल हो जाए। सबसे पहले तो ये इतिहास क्या है इस पर अपन चर्चा कर देते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग राजस्थान का इतिहास है उसका सविस्तार अध्ययन करेंगे। देखिए, इतिहास पहले साथियों, इतिहास जो है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास ये जो शब्द है इसमें 3 शब्द, इसमें एक शब्द है इति, इसमें दूसरा शब्द है और इसमें तीसरा शब्द है आज। इति है आज, इसमें 3 शब्द है और इन तीनों से मिलकर बना है इतिहास। इति का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। है का हुआ है और आज से है ऐसा ही। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। इतिहास जो है वह भूतकाल में जो घटी घटनाएं हैं उनकी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करता है। इतिहास ये शब्द है, ये इंग्लिश के समानार्थी शब्द हिस्ट्री से बना है। इंग्लिश का इतिहास का समानार्थी शब्द है हिस्ट्री, और यह जो हिस्ट्री है इस हिस्ट्री की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिका से हुई है। हिस्टोरिका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। कैसा ज्ञान? खोज से अथवा गवेषण, अनुसंधान वगैरह से प्राप्त ज्ञान। खोज या गवेषण से प्राप्त ज्ञान, उसको बोला जाता है हिस्टोरिका। आई समझ में बात? और इससे ये हिस्ट्री बना है। अब देखिए, खोज या गवेषण से प्राप्त ज्ञान ये कैसा हुआ और इसमें निश्चितता है वो कैसे आई, उस पर अपन बात करते हैं। तो उस पर बात करते हैं तो देखो, जैसे आप एक दिन बैठे हो और बैठे बैठे अचानक आपके मन में ऐसा विचार आ गया कि भैया मेरे परदादाजी कौन थे, मेरे सरदादाजी कौन थे, किस गांव में रहते थे, कहां से हम आए हैं, हमारा जो पूर्वजों का गांव है वो कौन सा है ना। इस प्रकार के विचार अगर जानकारी, जिज्ञासा आपके मन में हुई तो आप क्या करोगे, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए खोजबीन करोगे, गवेषण करोगे, और उससे जो ज्ञान मिलेगा बस वही ज्ञान क्या है, इतिहास। और इसमें भी निश्चितता है, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। अर्थात फलाने राम जी, आपने अपने दादा परदादा से, पिता से, आदि से, पूर्वजों से पूछा, उनसे बातचीत की, उनके पास बैठे,
उनसे जानकारी जुटाई, खोजबीन की ना, तो उसमें आपको जो ज्ञान मिला वो इतिहास है। और उसमें देखो निश्चितता है कि फलाना राम जी आपके परदादा थे, तो बस वही। ठीक है। अब इतिहास उपयोगी क्यों? इतिहास कला और विज्ञान जरूरी है। समाज निर्माण के लिए इतिहास की आवश्यकता है। बिना इतिहास की जानकारी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इतिहास जो है वह इतिहास अपने को भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि भविष्य निर्माण कैसे कर सकते हैं सर? तो देखिए, इतिहास है, इतिहास अपने भूतकाल के बारे में जानकारी देता है और भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं से हमें सबक प्राप्त होता है, उन गलतियों से हमें सीखने का सबक मिलता है। ठीक है ना? तो भूतकाल में घटी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के माध्यम से है वह अपन सीख करके भविष्य का निर्माण है वो कर सकते। जैसे धनुष बाण चलाते हैं, तो धनुष बाण जब चलाते हैं तो धनुष की प्रतंजा, प्रतंजा समझते हो, डोरी, धनुष की जो प्रतंजा है वो अपने कान के पीछे तक ले जाती है, तभी वो तीर आगे जाता है। अगर प्रतंजा को अपन पीछे नहीं ले जाएंगे तो वो तीर जो है वो आगे नहीं जाएगा। प्रतंजा से तात्पर्य हो गया अपने ऐसे भूतकाल में जाना। ठीक है ना? और बाण आगे जा रहा है मतलब भविष्य की बात होगी। वो कब बढ़ सकता है आगे बाण? जब भूतकाल में यानी पीछे प्रतंजा खींची जाएगी तभी बढ़ सकता है। तो इतिहास के माध्यम से भविष्य का निर्माण होता है और इतिहास है वो भविष्य और वर्तमान के मध्य, भविष्य और वर्तमान के मध्य इतिहास है वो सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। अब इतिहास के बिना अस्तित्व कैसे नहीं है? तो इसको देखो, छोटे स्तर पर अगर अपन को पता नहीं होगा हमारे दादा परदादा कौन है, हमारा कुल कौन सा है, हमारी गोत्र है वो क्या है, अगर इस चीज की ही हमें जानकारी नहीं होगी तो बताओ हमारा अस्तित्व क्या होगा। आपसे किसी ने पूछ लिया बोला क्या नाम है, बोला फलाना नाम है, फिर आगे पूछ लिया किस गोत्र का है, किस कुल का है, किस गांव का है, दादा परदादा का क्या नाम है, बोला नहीं पता। तो फिर उनके बिना, उस जानकारी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है ना? तो बस ऐसा ही, ये तो छोटा स्तर हो गया भैया, ऐसा ही इस स्तर को बढ़ाते जाओ और जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है वो विस्तृत जानकारी जुटानी हो। तो अपने परिवार की बात है तो हमारे पूर्वजों का, और कुल का, गोत्र है, ये सब हमें नॉलेज होता है। फिर समाज, तो फिर पूरे समाज की जानकारी, फिर अपने गांव, गांव का भी तो अपना इतिहास होता है हर गांव का, है ना? फिर गांव का हो गया, फिर जिला है, फिर अपने जैसे राज्य है, राष्ट्र है, विश्व है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका स्तर बढ़ता जाएगा। और बिना इतिहास की जानकारी के जो है वह बताइए किसी राष्ट्र व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझ गए ना? जैसे भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था तो इसकी जानकारी हमें किस से प्राप्त होती है? इतिहास से प्राप्त होती है। ये छोटा सा आपको इतिहास का इंट्रोडक्शन किया है मैंने। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास का विभाजन है प्रकार से किया गया है। देखिए, पूरे विश्व स्तर पर जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वह इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है, 3 कालों में जो है वह किया गया है। और इतिहास का विभाजन है वो प्यारे साथियों केवल और केवल अध्ययन की सुविधा के लिए किया है। किस लिए किया गया है? केवल अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन किया गया है। देखिए, इतिहास इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 है इसका पोर्शन ऐतिहासिक काल।
3 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, ये समय कौन सा है सर? तो देखिए, यह समय है जिस समय की जानकारी के लिए हमारे पास किसी प्रकार के लिपि साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, वह जो समय है वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। यानी इस समय की जानकारी के लिए हमारे पास किसी प्रकार के लिपि साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिपि साक्ष्य का मतलब लिखित प्रमाण, कोई शिलालेख, कोई अभिलेख, कोई प्रशस्ति, ताम्रपत्र, कोई ग्रंथ, कोई साहित्य, किसी से इसकी जानकारी नहीं मिलती है, कोई लिखित प्रमाण यहां से नहीं मिलता है। तो वह समय प्रागैतिहासिक काल में आता है। और इस समय जो है इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है, खुदाई से प्राप्त उन वस्तुओं के आधार पर ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें भारतीय स्तर पर जैसे पाषाण काल है, ताम्र युग है, तो इन कालों की, इन समयों की जो जानकारी है वो हमें केवल पुरातत्व के द्वारा की गई खुदाई से ही प्राप्त होती है। समझ में आई बात? अब दूसरी बात यह है कि आदि ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिपि साक्ष्य तो भैया प्राप्त होते हैं, लिपि साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु या तो इन्हें पढ़ा नहीं जा सका या फिर उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वह समय जो है वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। या तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता या इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भारत में इस प्रकार का समय कौन सा? इसमें एक तो है सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता में आपने सुना होगा कि सिंधु सभ्यता से लिपि तो प्राप्त होती है, परंतु उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। बिल्कुल, है ना? और दूसरा है वैदिक काल। अब वैदिक सभ्यता जो है, उस वैदिक सभ्यता की जानकारी, वैदिक सभ्यता के काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। परंतु क्या सारे लोग वेदों पर विश्वास करते हैं? सारे का मतलब ऑल ओवर सभी धर्मों के लोग वेदों पर विश्वास थोड़ी करते हैं। केवल हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो वेदों पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा जैसे सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, मुस्लिम है, अन्य धर्म के लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते। बात सबकी हो रही है। अगर सब विश्वास करते हैं तो फिर वो आगे आ जाता है ऐतिहासिक काल में, परंतु सारे विश्वास नहीं करते हैं तो फिर वो भी इसी के अंदर आता है। यानी वो समय जिसके लिपि साक्ष्य मिले हैं, बट या तो फिर इनको पढ़ा नहीं जा सका या फिर इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उस समय को भैया क्या बोलते हैं? वैदिक काल। और इस काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के समय अपने भारत में है। समझ गए? अच्छा, अब देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह है, वह समय जिसकी जानकारी के लिए हमें लिपि साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिपि साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इनको पढ़ा भी जा चुका है और इन पर विश्वास भी किया जा सकता है। तो वह समय ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारतीय संदर्भ में अगर इसका समय देखें अपन, ठीक है ना, तो देखिए लगभग 28 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, यह समय प्रागैतिहासिक काल में आता है। और 3000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक का समय है
आदि ऐतिहासिक काल में आता है और 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है वह ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है ना जी हाँ, वर्तमान तक का समय, वर्तमान तक के समय से मतलब आज तक का समय। आज ही मान लो कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया तो वो बन गया ना इतिहास। तो उस समय को भैया ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय इतिहास का जो विभाजन है वो हो गया। अब अपन थोड़ा सा भारत का देखते हैं। भारत में इतिहास है, यानी कि भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, बस वही है। भारतीय इतिहास है, इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है प्राचीन काल, एक है मध्य युग और एक है आधुनिक युग। तीन भागों में इसका विभाजन किया गया है, प्राचीन काल, मध्य युग और आधुनिक युग। अब इसमें जो प्राचीन कालीन इतिहास है, इसमें अपने प्रारंभ से लेकर के लगभग 7वीं शताब्दी है, यहां तक का इतिहास प्राचीन काल में है। और 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी है, यहां तक का इतिहास है वह मध्य युग के अंदर आता है। और भैया 18वीं शताब्दी है, यहां से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है वह आधुनिक काल के अंदर आता है, जैसा कि अभी ऐतिहासिक काल में आपको बताया था। अपना जो सिलेबस, अपनी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान के इतिहास की रहेगी। राजस्थान का इतिहास। अब देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है, इस राजस्थान के इतिहास का विभाजन भी 3 भागों में किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतिहास का जो विभाजन है वो किस लिए किया जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन किया जाता है। तो राजस्थान के इतिहास की अगर अपन बात करते हैं तो भैया राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आता है प्राचीन कालीन इतिहास। देखिए, प्राचीन काल के अंदर जो है वो अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों का। राजस्थान के प्रमुख जनपद और जनपद काल की शासन व्यवस्था है, उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में मौर्य एवं मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, और उसके बाद में गुप्त एवं गुप्तोत्तर कालीन राजस्थान। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल,
जो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल था, उस समय अपने राजस्थान में क्या था, कौन सा शासन था, किसके अधीन था, कैसी व्यवस्था थी, आदि चीजें यहाँ पर पढ़ी जाती है। ठीक है ना। प्राचीन कालीन इतिहास बस यही है। ये टॉपिक अपने भारत के राजस्थान के प्राचीन इतिहास में आते हैं। अब जो दूसरा विभाजन है, दूसरा जो डिवाइडेशन है, तो उसमें देखिए दूसरे डिवाइडेशन में बात यह है कि भैया यहां पर मध्यकाल नहीं लिखते भारत के साथ, जैसे भारत में लिखते हैं ना मध्यकालीन, यहां पर अपने लिखते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इसका कारण यह है भैया कि राजवंशों का अपन अलग से अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो राजवंशों का अलग से अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने राजस्थान में कई ऐसे राजवंश हैं जिनकी स्थापना प्राचीन काल में हुई, 5वीं 6वीं शताब्दी में हुई, और वो आधुनिक काल तक चले थे। तो अपन ऐसे तो है नहीं कि एक राजवंश है वो शुरू किया, आधा अपन ने यहां प्राचीन काल में पढ़ा, उसके बाद दूसरा राजवंश आधा प्राचीन काल तक पढ़ा, उसके बाद में मध्यकाल के अंदर अलग से पढ़ा, और फिर आधुनिक काल में अलग से पढ़ा। ठीक है ना। ऐसे टुकड़ों में नहीं, राजवंश अपन ने कोई सा शुरू कर दिया है, वह है क्रमशः अपने निश्चित रूप से आगे तक चलेगा, है ना, कहां तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलेगा। इसीलिए है वह है प्राचीन, मध्य और आधुनिक के स्थान पर प्राचीन राजस्थान के प्रमुख राजवंश और आधुनिक कालीन राजस्थान, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया गया। प्रमुख राजवंशों में जैसे अपने राजस्थान के प्राचीन राजवंश है, जैसे चौहान है, उनसे भी पूर्व के गुर्जर प्रतिहार है, गोहिल है, इन्हीं को सिसोदिया कहा जाता है, कछवा है, राठौड़ है, भाटी है, यादव है ना, और जैसे छोटे वाले जाटवंश है, ये अपने भरतपुर धौलपुर आदि में। ठीक है। तो ये जो है वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, उनका अध्ययन किया जाता है। अब चौहानों के भी क्या है, बहुत सारी शाखाएं, है ना, वो सारी कोटा, बूंदी, हाड़ौती, सिरोही वगैरह, जालोर, सारी शाखाएं यहाँ पर आ जाएगी। तो ये राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और राजवंशों में तो पूरा क्रम से इतिहास चलता है। तीसरा जो है भैया वो है अपने आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान, आधुनिक काल का राजस्थान, राजस्थान ही नहीं भारत में आधुनिक युग की शुरुआत है वो अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद मानी जाती है, और अंग्रेजी शासन की स्थापना लगभग 18वीं शताब्दी में हो गई थी। ठीक है ना। तो उस काल में देखिए, जैसे राजस्थान में यहां पर टॉपिक जो आते हैं वो है राजस्थान में अंग्रेजी शासन। इसमें अपन पढ़ते हैं राजस्थान में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, है ना, संधियां वगैरह। इसके बाद में आता है 1857 की क्रांति का टॉपिक। इसके बाद में आता है राजस्थान के किसान, जनजाति आंदोलन। इसके बाद में आता है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, और इसके बाद में आता है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। तो यह जो राजस्थान है अपना,
उसके सिलेबस का, पूरे इतिहास का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यही राजस्थान का बस इतिहास है। ठीक है, बहुत प्यारा इतिहास है राजस्थान का, और बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का अपन इतिहास शुरू करते हैं। उससे पहले ये तो अपने को जानना परम आवश्यक है, पर आजकल हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपका जो सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस में एक नाम सबसे ऊपर आता है। एक नाम जो है वह है सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले आता है एक नाम। क्या नाम आता है? राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान का जो इतिहास है अपन उसका जब अध्ययन करते हैं तो उससे पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि इस इतिहास के बारे में जानकारी किनसे प्राप्त होती है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत है, वो क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे इतिहास को लिखा जाता है। ठीक है ना, और यहां से बहुत सारे प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं अपने एग्जाम में। जैसे पीछे के एग्जामों में आपने देखा होगा फलानी प्रशस्ति है, उसके बारे में, उस शिलालेख के बारे में, उस अभिलेख के बारे में, तो उस पर अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे आते हैं। जैसे एक प्रश्न आ गया, हल्दी घाटी के युद्ध की विशुद्ध जानकारी किस प्रशस्ति से प्राप्त होती है? क्या प्रश्न है? हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी किस प्रशस्ति से प्राप्त होती है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जामों में देखा होगा जिनमें प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे अभिलेख वगैरह है उसका भी प्रश्न आ जाता है। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? ठीक है, यह भी ऐतिहासिक स्रोत से उठाया गया, पूछा गया प्रश्न है, जिसमें शिलालेख के बारे में पूछा है। आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा होगा कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की, या किसके द्वारा रचित है? ये भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, वो किसमें आते हैं? ऐतिहासिक स्रोतों से आते हैं। यानी वह स्रोत जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो उस पर अपन चर्चा करने वाले, समझ गए? तो और इसका मैं बता दूं, जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो हमें विशुद्ध जानकारी है वो प्राप्त होती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है पर्वत के शिलालेख से। ठीक है, कान्ह व्यास के द्वारा है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई है। मतलब कोई सा भी एग्जाम देख लो, यहां से एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों पर अपने जैसे राजवंश वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर भी इसकी जानकारी मिलती है और पृथक से भी प्रारंभ में इसको पढ़ा जाता है।
चलिए, तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत है उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। यानी वह स्रोत जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र, ग्रंथ, साहित्य, ठीक है ना, इन सब को रखा जाता है। अपने को तो वो स्रोत चाहिए जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है। और यहाँ तक कि इतिहासकार वगैरह है, वो जो ग्रंथ लिखते हैं उनको भी इसी में शामिल किया जाता है, वह चाहे प्राचीन हो चाहे आधुनिक हो। जैसे अपन ऐतिहासिक स्रोतों का ये जो टॉपिक है, राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोतों में अपने अलग अलग चीजें, सबसे पहले तो आता है पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तात्विक स्रोत कौन से होते हैं? पूरा तात्विक स्रोत वो होते हैं जो पुरातत्व के द्वारा सभ्यता स्थलों से खुदाई में प्राप्त होते हैं। उन स्रोतों को कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, बैराठ है, गणेश्वर है, राजस्थान की बहुत सारी सभ्यता स्थल, उनसे खुदाई की गई और खुदाई से जो चीजें हमें प्राप्त हुई है, उनसे जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, बस उसी को कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। 2 नंबर में इसका आता है राजस्थान के अभिलेखीय स्रोत। अभिलेख, अब यहां पर एक समझने की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना। इसको देखो, मैं आपको बताता हूं, सविस्तार चर्चा करते हैं अपन। अभिलेख, भैया अभिलेख ये जो शब्द है ये कॉमन शब्द है। अभिलेख जो शब्द है यह क्या है? एक कॉमन शब्द है, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा जो स्तंभ, जो शिलालेख, जो प्रशस्तियां, जो ताम्रपत्र लिखवाए गए थे, उनसे हमें उस वंश की, कुल की, समय की, समाज की आदि की जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो उसी को भैया क्या कहा जाता है? अभिलेख। ये सब के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कॉमन शब्द है। सब से मतलब है इसी के अंदर आ जाता है आपके शिलालेख, इसी के अंदर आ जाता है स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुहा लेख, और इसी में आ जाता है प्रशस्ति, ताम्रपत्र, ये सारे अभिलेख में आते। इन सब को कॉमन रूप से अभिलेख कहा जाता है। इन सब की अलग अलग विशेषता, जैसे हम सब है उनको समाज समान रूप से पूरे में मानव शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम क्या है? मानव है। परंतु मानवों में भैया अलग अलग है। मानवों में पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी है ना। और इसके अलावा अब इन्हीं में क्या है? मानवों में
अलग अलग जाति या समाज में डिवाइडेशन हो जाता है। बाकी सबके लिए कॉमन शब्द है मानव। वैसे इन सबके लिए कॉमन शब्द है अभिलेख, और फिर इनका विभाजन किया जाता है। जैसे शिलालेख है, ये क्या होता है? कोई शिला है, उस पर जो लेख लिखवाया जाता है उस लेख को कहा जाता है शिलालेख। आप किसी मंदिर में, धर्मशाला में आदि में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि उसमें एक शिला लगी हुई है और उस शिला पर लिखा हुआ है इस मंदिर का निर्माण फलाना राम जी ने अपनी स्वर्गीय धर्म पत्नी फलानी देवी की याद में करवाया था। लिखा जाता है ना, बस उसी को क्या कहा जाता है? शिलालेख। अब जो स्तंभ लेख है, अब देखो स्तंभ हिंदी शब्द है स्तंभ, और मारवाड़ी में आपा क्या बोला? खंबो। मारवाड़ी में क्या बोला? खंबो। तो देखिए पत्थर का कोई खंबा खड़ा कर दिया, स्तंभ खड़ा कर दिया, ठीक है, और उस पर जो लेख लिखवाया है वो लेख क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। ठीक है। गुहा लेख, गुहा, गुहा संस्कृत शब्द है और हिंदी में बोलते हैं गुफा। अब किसी राजा ने किसी गुफा का निर्माण करवाया है, ठीक है, और कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये गुफा है बनी हुई, ठीक है ना, ये गुफा है। अब इस गुफा की जो चट्टान से बनी हुई है उसकी दीवार पर एक पोर्शन पर राजा ने लेख लिखवा दिया, तो वो लेख हो गया गुहा लेख। प्रशस्ति, प्रशस्ति किसे कहा जाता है? प्रशंसा में लिखा हुआ जो लेख होता है उसको कहा जाता है प्रशस्ति। शिलालेख को भी प्रशस्ति कह सकते हैं, स्तंभ लेख को भी प्रशस्ति कह सकते हैं, ठीक है ना, बट वह लेख को भी कह सकते हैं। शर्त क्या है? प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। तो दूसरा देखिए, प्रशस्ति काव्यात्मक रूप में होती है, काव्य के रूप में है वो प्रशस्ति लिखी जाती है। जैसे राय प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है ना। तो ये जो प्रशस्तियां हैं इसमें क्या है? कुल का, वंश का पूरा विस्तार से वर्णन किया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। जैसे अभी देखा कि शिलालेख का निर्माण फलाना राम जी ने अपनी स्वर्गीय धर्म पत्नी फलानी देवी की याद में करवाया था। अब उसके वंश की, कुल की प्रशंसा की जाती है। फलानी देवी है वो एक बहुत ही भद्र महिला थी, जन कल्याण दानवीर महिला थी, इस कुल में पैदा हुई थी, फलाना लिंगड़ा पड़ा चढ़ा करके पूरा कर दिया, तो वो क्या हो जाती है? प्रशस्ति बन जाती है, और ये काव्यात्मक रूप के अंदर होती है, ठीक है ना। तो एक शिलालेख भी प्रशस्ति हो सकता है, गुहा लेख भी हो सकता है, और ये अपने स्तंभ लेख भी हो सकता है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? जैसे तांबा है, उसका पत्र है, उस पर जो लेख लिखवाया जाता है उस लेख को बोला जाता है ताम्र पत्र। समझ में आ गई बात? जैसे राजा महाराजा पहले क्या करते थे? दान करते थे, कोई जमीन वगैरह दान में देते थे, ठीक है ना, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर को, किसी संस्था को। तो फिर क्या होता कि वो दान में जो भूमि दी है उस भूमि के बारे में तांबे की एक पत्रिका होती है, उस पर लिखकर उसे दिया जाता था, वो होता है ताम्रपत्र, ठीक है ना। तो ये अभिलेखों में ये चीजें आती है, इनको बोला जाता है अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य में आपके आ गए शिलालेख। अब समझ गए होंगे आप अभिलेख किन्हें कहा जाता है। स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र, ये सब चीजें अभिलेख के स्रोत में आते हैं। 2 नंबर राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में आता है साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो है वह कौन सा होता है? यानी कि कुल में, वंश में
इनकी जानकारी के लिए, राजवंश वगैरह, राजा महाराजा की जानकारी के लिए जो साहित्य लिखा जाता है, जो ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है, उनको ही साहित्यिक स्रोतों में रखा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासोतंत्र बरदाई की रचना है, उससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। मोनोत नैणसी जो है, नैणसी की रचना, नैणसी विख्यात है, मारवाड़ परगनारी विगत है, तो वो सारे साहित्यिक स्रोत में है। साहित्यिक स्रोत है वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए, राजस्थान में साहित्यिक स्रोतों में अपने कौन कौन से साहित्यिक स्रोत शामिल होते हैं, कौन कौन से, जैसे जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तारणों का बड़ा योगदान रहा है अपने राजस्थान के साहित्य में। तो जो तारण है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, यानी अपन कह सकते हैं जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, तारण साहित्य, भाट साहित्य और संस्कृत साहित्य। तो इस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों का अलग अलग भागों में विभाजन किया गया है। जैन मुनि वगैरह जो थे उनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य वो जैन साहित्य, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य ब्राह्मण साहित्य, तारणों भाटों के द्वारा लिखा गया साहित्य तारण भाट साहित्य, और संस्कृत में लिखा गया साहित्य है वह संस्कृत साहित्य कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, साहित्य वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक तो लिपिबद्ध साहित्य होता है, ठीक है ना, लिपिबद्ध साहित्य कौन सा, जो लिखित में होता है, और दूसरा जो साहित्य है जो दंत कथाओं के रूप में मौखिक रूप से चलता रहता है उसको लोक साहित्य बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, लोक साहित्य। परंतु इतिहास में लोक साहित्य का महत्व नहीं है, यानी दंत कथाओं कार और कार जो चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से, उनका इतिहास में महत्व नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा इसका डिवाइडेशन क्या होता है, मुद्रा स्रोत। मुद्रा स्रोत, मुद्रा स्रोत में कौन सी से चीजें आती है, मुद्रा, ठीक है। राजा महाराजाओं के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो सिक्के वगैरह है वो भी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है मुद्रा स्रोत, ठीक है। तो इसमें अपने विभिन्न राजवंशों के द्वारा चलाए गए सिक्के वगैरह जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है उन सब चीजों का अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा क्या आता है, स्थापत्य स्रोत। स्थापत्य स्रोत, स्थापत्य स्रोत कौन सा होता है, स्थापत्य स्रोत वह होता है जिसके अंदर जैसे किले, दुर्ग, मंदिर, महल आदि राजाओं महाराजाओं और उच्चकुल वंश द्वारा निर्माण किया जाता है, और उच्चकुल वगैरह की जानकारी, उस स्थापत्य कला की जानकारी, समाज की जानकारी है वो हमें जिससे प्राप्त होती है वह स्थापत्य स्रोत होता है, ठीक है ना। और इसी में अपने आगे आता है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों को भी इसी में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए जैसे कर्नल जेम्स टॉड के एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है,
GH ओझा का राजस्थान का इतिहास है ना, और गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, DR भंडारकर है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है वह भी इसी में शामिल किया जाता है। तो आधुनिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं वो भी, और उनके द्वारा जैसे अलग अलग समय में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में जो लेख प्रकाशित किए जाते हैं वह भी इसमें रखे जाते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन किन चीजों की सहायता प्राप्त होती है ये देखो आपके सामने है। और इन चीजों की सहायता के माध्यम से अपन राजस्थान के इतिहास है उसका निर्माण करते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, उसी को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। आगे समझ में बात है। जैसा अपन बात करते हैं वही इतिहासकारों ने भी इन स्रोतों के आधार पर ही इतिहास लेखन जो है उसका कार्य किया। इतिहासकारों की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि इतिहासकारों में पहले तो नाम आता है, अपने विश्व से चलते हैं, ठीक है ना, और राजस्थान में आएंगे। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व के इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। इनके द्वारा महाभारत की रचना की गई। तो भारत की संभवतः है इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है ना। और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सन 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की थी। ठीक है ना। ये अपने प्रथम इतिहासकार हैं। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे यहां पर, जब राजस्थान के आधुनिक इतिहासकारों के ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे ना, उसके अंदर सविस्तार अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में। ठीक है ना। और अपने भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार वो कहा जाता है किसको? कल्हण को। कल्हण के द्वारा जो है वो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की गई थी, जो अपने भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है ना। और कल्हण राजस्थान नहीं पूरे भारत का, जैसे कश्मीर का था ये, ठीक है ना, भारत की बात हो रही है, भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार माना जाता है। क्योंकि कल्हण ने कहा था एक सच्चा इतिहासकार वही है जो बिना किसी पक्षपात के हमें जानकारी प्रदान, पूर्वाग्रह से बचकर जो सही और स्पष्ट बात कहे, सही इतिहास लिखे, बस वही सच्चा इतिहासकार है। और ऐसा कल्हण ने किया है। तो कल्हण को भारत का पहला वास्तविक इतिहासकार माना जाता है। ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में जो है वो इतिहास क्या है, इतिहास से संबंधित अपन ने अन्य प्रश्न है कि उपयोगिता है, उसकी विशेषता, उस पर चर्चा की, इसका डिवाइडेशन देखा, और अपने राजस्थान के इतिहास है
उस राजस्थान के इतिहास का डिवाइडेशन देखा, राजस्थान के इतिहास का अपन टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन ने आज तो देखा है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत है, इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया। और अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो राजस्थान के इन ऐतिहासिक स्रोतों का अपन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद अपने क्रमशः है राजस्थान के इतिहास का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तब तक जुड़े रहिए ग्लोरियस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।